हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग आपका लीगल लैंग्वेज का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो है हमने सेकंड यूनिट आपका कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग 2.5 हो चुका था हमारा। हम लोग आज स्टार्ट करने लगे हैं थर्ड यूनिट आपका, और 3.1 जो है उसको आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा करने के लिए। यूटिलिटी ऑफ लीगल वोकैबुलरी एंड मैक्सिम्स है जो कुछ लेस इंपॉर्टेंट है, कुछ खास नहीं है, तो आप इसको स्किप कर दें, इसमें कुछ है भी नहीं ज़्यादा करने का। तो 3.2 पे आ जाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे हम लोग 3.2 से। थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक जो है आपका वो है सिलेक्शन ऑफ लीगल वोकैबुलरी एप्रोप्रिएट टू सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि लीगल वोकैबुलरी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, कई टर्म्स ऐसे हैं जो उच्चारण करने में सिमिलर होती हैं। जैसे हम बोलते हैं तो वो सिमिलर लगती हैं, बट उनका जो मीनिंग है, जो उनका अर्थ है, वो फ़र्क होता है। तो आपको बस इतना करना है इसमें कि अगर आपको ऑप्शन दिए जाएं, सिमिलर प्रोनाउंस करते हैं जो शब्द, जिनको आप पैरोनिम्स कहते थे पहले, जब आप 8-9 में ग्रामर करते थे तो सेम सिमिलर वर्ड्स होते थे जिनका अर्थ या मीनिंग फ़र्क होता था, डिफरेंट होता था, तो वो पैरोनिम्स जो होते थे वो इसका मतलब ये है कि पैरोनिम्स होंगे आपके, और आपको उनमें से उन शब्दों को, उन टर्म्स को चूज करना है जो आपके कॉन्टेक्स्ट में सूटेबल हो, जो आप जो लिख रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, या कुछ भी रिटन वर्क जो आप कर रहे हैं उसमें जो अप्रोप्रिएट हो, जो फिट हो, वो आपको उसमें से चूज करने हैं। तो दैट्स ऑल। 3.2 भी बहुत सिंपल है, आप सुनिए। ये कह रहे हैं कि वर्ड्स विच आर नियरली अलाइक इन साउंड नॉट इन मीनिंग कॉल्ड पैरोनिम्स। उनको पैरोनिम्स कहते हैं आप, जिनको इट मीन्स देयर आर सो मेनी वर्ड्स विच सीम सिमिलर बट दे आर डिफरेंट इन मीनिंग। बहुत इजी समझ में आ रहा है आपको। सो क्या करना है आपको, यू हैव टू चूज अप्रोप्रिएट टर्म। आपको सूटेबल शब्द चूज करना है। यू हैव टू चूज अप्रोप्रिएट टर्म फॉर योर टेक्स्ट which is fit and suitable for your situation। जो आप टेक्स्ट कर रहे हैं, रिटन वर्क कर रहे हैं, उसमें जो शब्द सही आपको फिट हो रहा है वो आपको चूज करना है। जैसे आप बहुत सारे वर्ड्स आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, आप देखेंगे सेम सेम होते हैं। जैसे एक शब्द है एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है ACC, एक्सेप्ट। तो इसका मतलब होता है, जैसे आप कुछ भी बोलते हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, कि ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। जैसे आप मीनिंग सेंटेंस में करेंगे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, या एक्सेप्ट का और क्या बनाएंगे आप, इसका मतलब होता है टू टेक, एक्सेप्ट करना, टू टेक। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई गिफ्ट, कि उसने मेरा गिफ्ट लेने से, शी रिफ्यूज नहीं बोलेंगे, रिफ्यूज तो इसका मतलब हो गया शी डजंट एक्सेप्ट माई गिफ्ट, कि उसने मेरा जो गिफ्ट था वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये एक्सेप्ट है, स्वीकार करने वाला, टू टेक। और दूसरा सेम सिमिलर प्रोनाउंस होगा जो वर्ड टर्म, लेकिन उसका जो स्पेलिंग होगी वो फर्क होगी, दैट इज एक्सेप्ट। वो उसकी स्पेलिंग होगी EX, एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट होगा के अलावा वाला, जिसको आप कहेंगे लीविंग आउट वाला, के अलावा, जिसके जैसे आप इसको कैसे मीनिंग इसका बनाए, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कि जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ रेंट पे दे रहे हैं अपना रूम या कुछ भी, तो आप उनको कैसे बात करेंगे, कि आप ऐसे बोलेंगे उनको कि इन दिस अमाउंट या इन दिस रेंट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि आप जो रेंट पे दे रहे हैं, जितना पैसा आपने बताया उसमें, उतने अमाउंट में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सेप्ट के अलावा। तो ये वाला एक्सेप्ट हुआ लीविंग आउट, मतलब इसको छोड़ के अलावा वाला, और ये वाला एक्सेप्ट, लेकिन ये हुआ टू टेक, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार करना। दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है या जो साउंड करते हैं, दोनों हम बोलते हैं जब तो एक्सेप्ट सेम बोलते हैं, लेकिन अब इन दोनों में फर्क हो गया, इसके अर्थ में फर्क है, इसके मीनिंग में फर्क है। तो दिस इज कॉल्ड पैरोनिम्स। और ये आपका इतना सा सिंपल सा 3.2 जो आपका टॉपिक है, थर्ड यूनिट का सेकंड जो टॉपिक है, यही है कि आपको एप्रोप्रिएट और सूटेबल शब्दों को चूज करना है।
दैट्स ऑल इन दिस। एंड उसके बाद आपका है 3.3। 3.3 में है आपका थर्ड यूनिट का जो है थर्ड टॉपिक, वो है इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ लीगल वोकैबुलरी, मीनिंग एंड यूज इन सेंटेंस। इसका भी इतना सा मतलब है, मेक सेंटेंस है विद मीनिंग, मतलब आप उसका पहले लिस्ट दे रखी होगी लीगल वोकैबुलरी की। लीगल वोकैबुलरी जो विधिक कॉन्टेक्स्ट में, लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, लॉ की फील्ड में जो शब्द यूज होते हैं, जो टर्म्स बहुत यूज होती हैं, उनकी पूरी एक लिस्ट है और उसमें से आपको शब्द दिए जाएंगे और उनका आपने मीनिंग बताना है अंग्रेजी में, या उनको डिस्क्राइब करना है, बताना है उसको इसका मतलब क्या है, और फिर उसको सेंटेंस उसका बनाना है, आपने उसको वाक्य बनाने हैं उसके। इतना सा है इसमें। जैसे आपको लीगल वोकैबुलरी कैसे हो सकती है, कैसे आप कर सकते हैं, आपकी बुक्स में अल्फाबेटिकली है, ए से बहुत सारे हैं, बी से हैं, सी से हैं, तो हर अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले, जैसे अगर आप ए से स्टार्ट करेंगे अपनी बुक में से तो कोई भी शब्द आ जाएगा। जैसे एब्डक्शन एक शब्द आएगा, एक टर्म आएगी एब्डक्शन, एब्डक्शन, जिसका मतलब होता है कि रॉन्गफुली टेकिंग अवे ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन को गलत तरीके से ले लेना, हटा लेना, जिसके लिए आप किडनैपिंग शब्द यूज करते हैं। तो एब्डक्शन दैट इज कॉल्ड रॉन्गफुली टेकिंग अवे ऑफ अ पर्सन। तो ऐसे आपके शब्द आएंगे और इसको आपको सेंटेंस इनके बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं इसके, और इसका मीनिंग बताना है। बहुत ऐसे एक्ट ऑफ गॉड आएगा, जैसे ए से बहुत सारे शब्द आएंगे। तो आपको जो आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है तो इतना हार्ड नहीं आएगा, इतने कोई बहुत मुश्किल शब्द, बहुत टर्म्स मुश्किल वाले आने वाले नहीं है। तो आप उसमें से आपको जो भी लगे, ए अल्फाबेट से बहुत सारे हैं आपकी बुक में, एस.सी. त्रिपाठी की बुक में बहुत सारे हैं, तो आप उसमें चूज कर सकते हैं कि कौन से थोड़े कर लें, बी से कर लें, सी से कर लें, तो उसमें आपका कवर हो जाएगा। और कुछ भी हो सकते हैं, एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस विच कुड नॉट बी फोर्सिन, आप इसका मीनिंग ऐसे बताएंगे और कुछ भी सेंटेंस इजी सा बना देंगे। और बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें, एडजुडिकेशन है, बहुत सारे हैं, तो आप इसमें से देख सकते हैं। तो 3.3 भी बहुत इजी है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं दोबारा से आपको सारा बता दूंगी, बट बहुत इजी आपको समझ में आएगा। अब आ जाइए, जो थोड़ा सा टिपिकल है आपके लिए, जो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगी, वो है 3.4। 3.4 जो आपका है वो आपके लिए थोड़ा सा न्यू होगा, और लैटिन टर्म्स हैं इसमें, लैटिन भाषा की टर्म्स और शब्द हैं, तो आपको थोड़ा सा फर्क लगेगा। ये 3.4, इसमें क्या करना है आपको जैसे मैंने टॉट्स जब आप कर रहे थे तब उसमें कई लैटिन मैक्सिम्स थे, लैटिन भाषा के सूत्र होते हैं जो लीगल कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूज़ किए जाते हैं। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको इतनी बार इन लैटिन मैक्सिम्स को सुनेंगे कि आप इनसे फैमिलियर हो जाएंगे और आपको नहीं लगेगा कि ये कोई और भाषा है। तो लेकिन फर्स्ट आपका ये अटेम्प्ट है, मैं तो ऐसा कहती हूँ कि मेरे केजी के छात्र हो आप लोग, केजी के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये सब नया है। तो आज आप थोड़ा सा इसको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ रिलेट करके समझेंगे तो आपको ये ईजी लगेगा। रटने की कोशिश करेंगे कि आप इसको पढ़ें और इसका फिर इंग्लिश में जो इसका मीनिंग है, इसका जो अर्थ अंग्रेजी में है, उसको आप रटने की कोशिश कर लेंगे, तो फिर आप थोड़े दिन में, अगर एग्जाम तक आपको याद रह भी जाएगा तो आप बाद में उसको नहीं भूल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा इन वर्ड्स को, जो लैटिन वर्ड्स हैं, जो लैटिन टर्म्स हैं, उनको अंग्रेजी टर्म्स के साथ, अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ आप रिलेट कर लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ये। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट आपके इसमें आपको 3.4 जो आपका टॉपिक है उसमें आपको लिस्ट भी दे रखी है, 20 मैक्सिम्स हैं जो आपको दे रखे हैं, तो उन्हीं को हम देखेंगे अभी। तो उसमें फर्स्ट जो है वो आपका ये है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। तो आप एकदम से ऐसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कई वर्ड्स अंग्रेजी भाषा के वर्ड से मिलते हैं, तो आप उनको उन अंग्रेजी शब्दों के साथ, उन अंग्रेजी टर्म्स के साथ रिलेट कर लेंगे, फिर आपको कभी भी भूलेगा नहीं, तो आपको इजी हो जाएगा। देखिए एक्टस है यहाँ पे एक शब्द, तो आप इसको रिलेट कर लेंगे एन एक्ट के साथ। एक्ट तो आपको मालूम है कार्य, आप अंग्रेजी में हम एक्ट बोलते हैं उसको, तो एन एक्ट को बोलेंगे, एक्टस को हम बोलेंगे एन एक्ट।
उसके बाद ये कह रहे हैं नॉन, नॉन का मतलब डज नॉट कर सकते हैं, नॉन का मतलब होता ही नॉट है तो नॉन हो गया। रियम को एक बार छोड़ दें, इसका कोई भी आपको नहीं समझ में आएगा कि इसका क्या बनाए। उसके बाद निसी वर्ड आया, NISI, तो निसी को आप अनलेस करेंगे। निसी का मतलब अनलेस, जब तक, जब तक, तो अब निसी को अनलेस के साथ रिलेट कर लेंगे। उसके बाद मेंस रिया तो आपने पढ़ा ही हुआ है, एक बार सेट हटाइए। मेंस रिया, मेंस रिया तो आपने टॉट्स में बहुत देखा है, जब हम ये देखते थे कि जो आपका मानसिक तत्व है, जो आपके मेंटल एलिमेंट है जो आपका, वो क्या रेलेवेंट है, इज इट रेलेवेंट और नॉट इन टॉट, क्या ये सुसंगत है टॉट में, या क्या देखा जाएगा या कंसिडर किया जाएगा टॉट में, तो हम कहते थे कि नहीं किया जाएगा। बट यहाँ बात हो रही है क्राइम की। ये कह रहे हैं कि जब तक, ये कह रहे हैं पूरा इसका इंग्लिश में, मेंस रिया गिल्टी इंटेंट, इंटेंट मतलब इंटेंशन, इसको आप मेंस रिया को मानसिक तत्व या मेंटल एलिमेंट भी कह सकते हैं, या गिल्ट इंटेंट भी कह सकते हैं। मेंटल एलिमेंट या गिल्ट इंटेंट भी, गिल्ट मतलब गलत, कुछ गलत, दोष, दोषी मन, इसको आप दोषी मन कहेंगे, मेंस रिया को दोषी मन कहेंगे। तो इसका मतलब इंग्लिश में आपको बताती हूँ, द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विद अ गिल्ट इंटेंट। ये कह रहे हैं कि एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट, जब तक आपका मन, मेंस रिया, जब आपका मन, जब तक आपका गिल्टी नहीं है, तब तक आपका एक्ट गिल्टी नहीं माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है। तो आप इसको एक्टर्स को एन एक्ट से रिलेट करेंगे, नॉन को डज नॉट से करेंगे, निसी इज अनलेस, मेंस रिया गिल्टी इंटेंट। तो आपको अगर ऐसे रिलेट करके आप इसका पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो सेकंड हम इसको देखेंगे, एक्शियो पर्सोनेलिस मॉरिचर कम पर्सोना। तो इसमें भी आपको रिलेट करने पड़ेंगे शब्द, जैसे एक्शियो तो है ही, राइट ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन का मतलब एक्शियो से आप एक्शन लेंगे, बट यहाँ हम राइट ऑफ एक्शन लेंगे, पूरा एक शब्द पूरा लेंगे, एक सेंटेंस मतलब पूरा राइट ऑफ एक्शन के साथ देखेंगे एक्शियो को। उसके बाद पर्सोनेलिस जो है वो पर्सनल से हुआ, पर्सनल आपका। तो मॉरिचर जैसे आप ऐसे ध्यान करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि मोर्चरी जो शब्द होता है वो डेड बॉडीज, वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, उसको मोर्चरी कहा जाता है। तो मोर्चरी जब आपके माइंड में आएगी बात, मोरिचर होएगा, मॉरिचर आएगा, तो इसका मतलब डेड, किसी डेड चीज से लिया गया है। तो यहाँ आएगा डाइज, डाइज से मतलब वो मॉरिचर का। कम, कम को जैसे कॉम्बो से ले सकते हैं आप, विद के साथ ले सकते हैं, तो विद क्या आएगा, कम मतलब जुड़ा हुआ कुछ, तो कम को आप विद के साथ करेंगे रिलेट। और पर्सोना तो होता ही है पर्सन, क्योंकि एक्चुअली इनफैक्ट पर्सन शब्द आया ही लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से है। जो लैटिन, जब आप पर्सन का एक पूरा लेसन पढ़ेंगे ज्यूरिस में, ज्यूरिस्प्रूडेंस में सेकेंड ईयर में जाके, पूरा एक आपका टॉपिक है पर्सन, तो आप उसमें देखेंगे कि पर्सोना जो एक लैटिन टर्म है, पर्सन इज डिराइव फ्रॉम पर्सोना टर्म, लैटिन की जो टर्म है जिसका मतलब होता है मुखौटे, मुखौटों से है, जिससे हमारा इंग्लिश का वर्ड बना, टर्म बनी पर्सन। तो पर्सोना से पर्सन हुआ, कम से आप इसको कॉम्बो से ले लें, या कम का मतलब जुड़े हुए से ले लें तो विद से लेंगे। मॉरिचर तो मोर्चरी से आपने जोड़ी लिया उसको, तो डाइज से हो गया, जो अब मैं बोलने जा रही हूँ पूरा सेंटेंस इसका, तो ये नीचे वाला बनेगा पर्सोनेलिस का अ पर्सनल एंड राइट ऑफ एक्शन एक्शो। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे इसको, अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हुआ कि अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन, जो एक पर्सन का पर्सनल राइट है एक्शन लेने का, वो खत्म हो जाता है जब उसकी डेथ हो जाती है पर्सन की, विद पर्सन, जब पर्सन की डेथ हो जाती है। तो आपको इन शब्दों को थोड़ा थोड़ा रिलेट करके अंग्रेजी के साथ समझना पड़ेगा, और फिर आप जब इसको ध्यान से थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे कि इनका शब्द जो ये पर्सोनेलिस या मॉरिचर है, तो आपको रिलेट करना आ जाएगा अंग्रेजी शब्दों के साथ, तो फिर आप कभी भी इसे भूलेंगे नहीं। आपको समझ, रटना कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसको रटेंगे नहीं, समझेंगे, अंग्रेजी के शब्दों के साथ रिलेट करके आपको समझना है इसको, फिर आपको कभी भी ये हार्ड नहीं लगेगा। एक और ले, थर्ड, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। अब इसमें आप कैसे इसको करेंगे, ये कह रहे हैं कि ऑडी, ऑडी को आप कैसे रिलेट करेंगे अंग्रेजी अंग्रेजी टर्म के साथ, इंग्लिश टर्म के साथ। जैसे आप ऑडियो वीडियो टर्म होती है आपकी, ऑडियो होता है ईयर्स के लिए, और वीडियो होता है आपकी आईज के लिए, देखने के लिए, और ऑडियो होता है सुनने के लिए। तो ये ऑडी को आप कहेंगे हर्ड, इसका सुनना,
सुनने से इसका मीनिंग निकालेंगे। तो ऑडी को आपने हर्ड से रिलेट कर दिया। ऑल्ट्रम को एक बार आप छोड़िए। पार्टम, पार्टम का मतलब आप लेंगे इसको, किससे जोड़ेंगे आप? पार्टली, पार्टली या फिर पार्टली का मतलब होता है एक भाग। आप पार्टली किसी को सुनकर, एक पार्ट को सुनकर, या फिर पार्टी से भी ले सकते हैं आप। एक पार्टी को सुनकर आप दूसरी पार्टी को मतलब सुनने का मौका ही नहीं दिया, उसको बोलने का मौका नहीं दिया। ऑडी मतलब आपने उसको सुना नहीं। जब आप ये कह रहे हैं कि नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। कंडेम्ड का मतलब होता है कन्विक्टेड, कन्विक्टेड का मतलब होता है दोष सिद्ध हो जाना। तो ये कह रहे हैं कि आप पार्टली किसी को सुनकर, कि आप जो कन्विक्टेड, आपने एक पर्सन को कन्विक्ट कर दिया, दोष सिद्ध कर दिया, लेकिन आपको सुना, आपने उसको सुना नहीं। तो ये कह रहे हैं कि बिना सुने उसे आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। पार्टली किसी एक बंदे को सुनकर, एक पार्टी को सुनकर आप दूसरी पार्टी को कन्विक्टेड नहीं कर सकते। तो इसको पार्टम को आप पार्टली से लें या फिर एक पार्टी से ले लें। जैसे वादी को सुना ही नहीं और आपने प्रतिवादी के को सुनकर आपने अपना डिसीजन दे दिया। तो ये कह रहे हैं कि नो मैन शैल बी कंडेम्ड, कन्विक्टेड, या फिर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता अनहर्ड। उसको बिना सुने आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑडी सुनना, पार्टली एक पार्ट को सुनकर, आप नहीं कर सकते हैं उसे बिना सुने कन्विक्ट। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे, हर शब्द को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और उसको रिलेट करेंगे इंग्लिश शब्दों के साथ, इंग्लिश टर्म्स के साथ। तो आपको लैटिन मैक्सिम्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उनको समझाना आपको आ जाएगा। तो इसको आप कहेंगे नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। और भी आपको मैं बताती हूँ आगे। नेक्स्ट है इसमें, हम यहाँ कुछ और देखते हैं। ये लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस। ये आपका नेक्स्ट मैंने लिया है डेलीगेट्स नॉन पोटेस डेलीगरे। ये तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा। डेलीगेट तो डेलीगेटस है यहाँ, तो ये डेलीगेट से आया है। डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, तो ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा। पोटेस को आप छोड़ देंगे, तो डेलीगेट्स नॉन कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, ये आपको आ रहा होगा समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ओरिचर एक्शो। इसको एक एक करके हम शब्द वर्ड्स लेंगे, टर्म्स लेंगे। एक बार एक्स को छोड़िए। न्यूडो, न्यूडो का मतलब लेंगे आप न्यूड, जैसे होता है विदाउट कवर के न्यूड बोलते हैं। जैसे आप बेयर जो टर्म होती है उसके लिए भी विदाउट कवर के वो हम बोलते हैं। तो न्यूडो को आप समझेंगे ओनली से, या सिर्फ, या बिना आच्छादन के, बिना ढका हुआ जिसे हम बोलते हैं, तो न्यूडो उसको बोलेंगे। तो ये कह रहे हैं न्यूडो पैक्टो। पैक्टो का मतलब इन्होंने प्रॉमिस से हम लेंगे। प्रॉमिस, ओनली प्रॉमिस, सिर्फ प्रॉमिस से, नॉन नहीं। ऑरिचर जैसे ओरिजिन से आप रिलेट कर लें इसको। ओरिजिन को आप अराइजेज से रिलेट करेंगे, तो अराइजेज होगा। ओरिचर का मतलब अराइज लेंगे यहाँ। ओरिचर को ध्यान में रखने के लिए ओरिजिन कर लेंगे आप, और ओरिजिन को अराइज कर लेंगे। तो यहाँ ओरिचर का मतलब अराइज करेंगे आप, अराइजेज। एक्शो तो आपको समझ में आता है, ये एक्शो एक्शन से, तो कॉज ऑफ एक्शन लेंगे इससे हम, इसको हम कॉज ऑफ एक्शन से जोड़ेंगे। दोबारा से देखेंगे, एक्स को एक बार छोड़ दीजिए। न्यूडो अकेला, जैसे बिना ढका हुआ, जो अकेला है, अकेले से ले लीजिए, अकेला, सिर्फ, ओनली, तो ओनली, न्यूडो ओनली। पैक्टो प्रॉमिस, नॉन नहीं। ओरिचर ओरिजिन, ओरिजिन को हमने कर दिया अराइजेस से, अराइजेस। एक्शो एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन से। तो इसको पूरा देखेंगे। नो कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस फ्रॉम अ बेयर प्रॉमिस। बेयर प्रॉमिस सिर्फ प्रॉमिस से। बेयर अकेले, बेयर का मतलब होता है, जैसे आप बेयर एक्ट आपने सुना होगा, बेयर एक्ट आप पढ़ेंगे आगे चल के। बेयर एक्ट का मतलब होता है जिसमें लॉ को ज्यादा क्या, बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया होता, टू द पॉइंट लॉ होता है, बिना कवर के। बिना कवर के मतलब बिना उसको इंटरप्रेट किए, बिना उसको समझाए, दो लाइन में, मतलब जितने भी लाइन का वो है, सिर्फ वो लॉ दे रखा होता है आपको, दो लाइन, मतलब टू द पॉइंट लॉ होता है, बिना आच्छादन के, बिना ढका हुआ, जिसको बोलते हैं उसको बेयर बोलेंगे। तो बेयर एक्ट हुआ जैसे। तो ये कह रहे हैं कि ओनली प्रॉमिस, नो कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस फ्रॉम अ बेयर प्रॉमिस। तो ओनली पैक्टो प्रॉमिस, नॉन नहीं। ओरिचर अराइजेस, एक्टो कॉज ऑफ एक्शन। तो नो cause of action arises from a bare promise, सिर्फ
अकेले प्रॉमिस से नहीं अराइज होता कॉज ऑफ एक्शन। तो आप ऐसे रिलेट कर करके आपको बनाने पड़ेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि लैटिन जो लैंग्वेज है वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो हमको, लेकिन आपको लॉ के फील्ड में आप आए हैं तो आपको बहुत सारी लैटिन टर्म्स सीखने पड़ेंगे। सीख जाएंगे, आपको बाद में ध्यान भी नहीं रहेगा कि ये लैटिन टर्म है, आपको इतने फेमिलियर हो जाएंगे आपको ध्यान में ही नहीं रहेगा कि ये कोई और भाषा है, फॉरेन लैंग्वेज है। तो आगे चलते हैं, एक और लेंगे हम, ओमनिया, ओमनिया, प्रिजम्पचर। प्रिजम्पचर तो प्रिज्यूम से ले सकते हैं, प्रिजम्पचर तो साफ ही है, इसमें मतलब क्लियर है। प्रिजम्पचर, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा भी इजी है आपके लिए कि जो कंट्रास्ट के लिए आता है, जैसे कलर कंट्रास्ट होता है, या कॉन्ट्रेरी के लिए आता है, ऑपोजिट के लिए आता है, तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रा अगेंस्ट मिलेंगे, वही ऑपोजिट ही हो गया या उसके उलट हो गया, तो कॉन्ट्रा अगेंस्ट के लिए आया। और स्पॉइल, स्पॉइलिट्रम एक शब्द टर्म जो आया है वो है, जैसे स्पॉइल जो एक टर्म होती है खराब करने वाला, या ऐसे कहते हैं कि लाइफ स्पॉइल कर दी, खराब करना, तो ये कह रहे हैं कि स्पॉइलिट्रम यहाँ पे टर्म जो है वो रॉन्ग डोर के लिए आया है, जो गलत कुछ करता है, जो दोषी व्यक्ति है, तो दोषी व्यक्ति के लिए स्पॉइलिट्रम शब्द आया है, यहाँ पे टर्म आया है। तो आप इसको पूरा देखेंगे। ओमनिया से आप लेंगे ऑल थिंग्स, सारी चीजें, ऑल थिंग्स। प्रिजम्पचर, प्रिजम्पचर आर प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम की जाती हैं, मानी जाती हैं। ऑल थिंग्स आर प्रिज्यूम अगेंस्ट कॉन्ट्रा अ रॉन्ग डोअर, रॉन्ग डोअर के अगेंस्ट मानी जाती हैं। तो ऑल थिंग्स आर प्रिज्यूम की जाती हैं अगेंस्ट अ रॉन्ग डोअर। रॉन्ग डोअर स्पॉइल करने वाला, ये आ गया स्पॉइल शब्द, जो खराब करने वाला होता है वो रॉन्ग डोअर है। कॉन्ट्रा कंट्रास्ट से आया, अगेंस्ट जो आप बोलेंगे उल्टा जिसका। और प्रिजम्पचर तो आ गया, प्रिज्यूम इसमें आ गया वर्ड प्रिज्यूम, एंड ओमनिया को ऑल थिंग्स कर देंगे, तो ऑल थिंग्स आर प्रिज्यूम्ड अगेंस्ट अ रॉन्ग डोअर। तो इस तरीके से आप जो आपके लैटिन मैक्सिम्स हैं उनको आप एक काम और करेंगे, जो आप और इसके अलावा और पढ़ेंगे जब, तो आप पहले क्या पढ़ेंगे, नीचे वाली लाइन होगी आपकी बुक्स में इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज को आप पहले पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, फिर उसके साथ ऊपर के जो लैटिन टर्म्स हैं उनको रिलेट करेंगे, तब आपको इजी रहेगा। आप उसको पहले नहीं पढ़ेंगे, आप नीचे वाली इंग्लिश लैंग्वेज के जो सेंटेंसेस हैं, जो टर्म्स हैं, जो मैक्सिम्स हैं, उनको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसको लैटिन टर्म्स को पढ़ेंगे और उससे दोनों को रिलेट करेंगे, तब आपको आई थिंक ईजी लगेगा और समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएंगे, तो मैं आपको और सभी को डिटेल में बता दूंगी। इसके बाद आपका लास्ट थर्ड यूनिट का जो टॉपिक है वो है 3.5, थर्ड यूनिट का फिफ्थ टॉपिक है आपका लीगल कॉलोक्विलिज्म का। लीगल कॉलोक्विल का मतलब आप कैसे समझेंगे, जो कॉलोक्विल का मतलब होता है आम बोलचाल के शब्द, आम बोलचाल में जो यूज़ किए जाती हैं टर्म्स, उनको लीगल कॉन्टेक्स्ट में, लीगल फील्ड में उनको लीगल कॉलोक्विल बोलते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस वो शब्द आएंगे, वो आपको टर्म्स बतानी पड़ेंगी जो लीगल फील्ड में बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, आम बोलचाल में बोली जाती हैं, उनको लीगल कॉलोक्विल बोलते हैं, कॉलोक्विलिज्म बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे शब्द बुक्स में आपके मिल जाएंगे आपको, जैसे इसमें दे रखे हैं जो ब्लैक लेटर लॉ। ब्लैक लेटर लॉ एक लीगल कॉलोक्विल है, बहुत ज़्यादा बोला जाता है लीगल फील्ड में, जिसका मतलब होता है एक ऐसे बेसिक या ऐसे फाउंडेशन जिनको आप कैसे कह सकते हैं कि विदाउट डिस्प्यूट के जो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं लीगल फील्ड में, ऐसे टर्म्स जिनको बिना किसी डिस्प्यूट के स्वीकार कर लिया गया है। तो आप सुनिए ब्लैक लेटर लॉ का क्या मतलब है। ब्लैक लेटर लॉ रेफर्स टू वेल एस्टैब्लिश्ड लीगल रूल्स दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट, जिनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। इट्स द बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट आर क्लियरली डिफाइंड एंड एक्सेप्टेड, जिनको क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है और उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। और ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगी। बेंच ट्रायल बहुत इजी, आप एक रीडिंग लगाएंगे आपको समझ में आएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत इजी, आपको समझ में आएगा। द प्रोसिक्यूशन हैज़ द बर्डन टू प्रूव गिल्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स, डाउट्स के
रीजनेबल डाउट्स के मतलब बियॉन्ड जाकर उनको प्रूव करना पड़ता है। बर्डन ऑफ प्रूफ आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है। प्रो से आपको समझ में आएगा, स्टीयर डिसाइसिस आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए, एक रीडिंग आप लगाएंगे बुक में से आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप कमेंट में बता देना मुझे। हैबियस कॉर्पस है, बहुत सारे टॉट शब्द, टॉट टर्म, सिविल रॉन्ग आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी है। तो आप रीडिंग लगाएंगे इसकी एक, और आपका ये 3.5 भी प्रिपेयर हो जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये दैट्स ऑल, आपके थर्ड यूनिट भी आज आपका कंप्लीट हो गया है। और अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको दोबारा से इसको बता दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर joining.